नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं दिलीप तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद DK दिलीप ऑनलाइन चैनल है। हम लोग चर्चा कर रहे थे DELED सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर में इतिहास के पार्ट में समुद्रगुप्त के या गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के बारे में। हमने पिछले वीडियो में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और घटोत्कच और श्रीगुप्त के बारे में जाना और गुप्त वंश की स्थापना के बारे में देखा, गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में देखा। हम लोग चर्चा कर रहे थे गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के विजयों को लेकर के, जिसमें हमने उत्तरापथ और दक्षिणापथ के शासकों को, कौन कौन से ऐसे शासक थे जिसको उसने अपने अधीन किया, अपनी सीमा में मिलाया। इसके अलावा इन उत्तर और दक्षिणापथ के शासकों को विजय करने के उपरांत जो सीमांत राज्यों के जो शासक थे, जो अगल बगल पास पड़ोस के शासक थे, ऐसे राजा जो है इसकी इन विजयों से ज़्यादा भयभीत होने लगे और कुछ ने तो ऐसे ही आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ ने युद्ध किया और युद्ध में पराजित होने के बाद समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। साथ ही साथ इन राज्यों के राजाओं ने समुद्रगुप्त को वचन भी दिया कि वे वार्षिक कर देने के अलावा हर संभव उसे संतुष्ट रखने का प्रयास करेंगे और समुद्रगुप्त की अधीनता इन शासकों ने स्वीकार किया। और इन शासकों में, इन राज्यों में जो है समतट एक था जो पूर्वी बंगाल का समुद्र तटीय प्रदेश था। इसकी राजधानी कमंती थी और इसके अलावा दवाक था जो उत्तरी बंगाल के बोगरा, दिनाजपुर और राजशाही के ज़िला इस राज्य में आते थे। इसके अलावा कामरूप, जिसका प्राचीन नाम कामरूप था, इसे हम आज के समय में असम के रूप में देखते हैं। आधुनिक आसाम के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ का शासक जो है शामिल हुआ समुद्रगुप्त की सीमा में। और नेपाल क्षेत्र को शामिल किया जो आधुनिक नेपाल राज्य से है। कर्तपुर, इस राज्य में शायद कुमायूं, गढ़वाल और रुहेलखंड के प्रदेश आते हैं। इसके अलावा इसने गणराज्यों का भी विजय किया, जिनमें गणराज्यों की संख्या जो है 9, जिन्हें हम गणतंत्र के नाम से जानते हैं। इनको देख लेते हैं। इन्होंने भी जो है बिना युद्ध किए समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन गणराज्यों में मालवा, जिसे मंदसौर या प्राचीन दसपुर के नाम से जानते हैं, अर्जुनायन, आगरा तथा जयपुर, योधेय, मद्रक, प्रार्जुन, आभीर, सनकानिक, काक और खरपरिक। तो इन सारे शासकों को या इन सारे गणराज्यों को अपने अधीन किया इसने, जो सीमांत राजा थे, जो सीमांत प्रदेश के राजा थे। इसके बाद अगर हम इसके चारित्रिक या व्यक्तिक गुणों के बारे में चर्चा करें तो एक महान विजेता के रूप में इसको हम देख रहे हैं। समुद्रगुप्त की गणना भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के गिने चुने विजेताओं में की जाती है। उसने अपने पिता से प्राप्त छोटे से राज्य को अपनी विजयों से अत्यधिक विस्तृत कर लिया। और महान विजेता होने के साथ साथ एक कुशल सेनानायक भी था। ये समुद्रगुप्त महान विजेता के साथ साथ एक कुशल सेनानायक था। उसकी गणना विश्व के कुशल सेनानायकों में की जाती है। विंसेंट स्मिथ ने इसे भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे संबोधित किया गया। इसने अपने शासनकाल के दौरान जितने भी युद्ध किए सभी में सक्रिय रूप से भाग लिया, स्वयं सेना का संचालन करा। वह बहुत धैर्यवान, जिस समय वह पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रहा था उसके पीछे नागवंश के राज्यों ने राज्य पर आक्रमण किया और इस विषम परिस्थिति में उसने अपने बाहुबल से उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका और इस बाहुबल के नाते उसे समरसत अर्थात 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। तो कहीं न कहीं इसका जो है नेपोलियन से तुलना की जाती है।
क्योंकि नेपोलियन भी कई युद्धों का विजेता था या 100 युद्धों का विजेता इसे माना जाता है, तो उसी के आधार पर इसे भी नेपोलियन की उपाधि से नवाजा गया। इसके अलावा उसके शरीर पर 100 घावों का भी उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ। इसके प्रशस्ति में उसे पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। इसकी उदारता के कारण जो है सरस्वती तथा लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया था, क्योंकि इसकी उदारता जो है साम्राज्य में फैली हुई थी, बहुत उदार शासक था। तो महान विजेता, निपुण सेनानायक, इसके अलावा प्रजा हितैषी सम्राट, सब कुछ होते हुए भी यह जो है निरंकुश शासक नहीं था, प्रजा के हित के बारे में सोचता था, प्रजा हितैषी शासक था। वह दुखी और गरीब व्यक्तियों की हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। बहुमुखी प्रतिभा का धनी का तात्पर्य है कि एक कुशल सेना नायक, एक महान विजेता, प्रजा हितैषी, साहित्य कला का प्रेमी, इन सारे गुणों को जो है समन्वित देखने पर लगता है कि समुद्रगुप्त जो है बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, महान कूटनीतिज्ञ था। ये साहित्यिक एवं कला प्रेमी होने में जो है इसके दरबार में बहुत ऐसे विद्वान थे जिनको संरक्षण प्रदान किया था इसने। इसका जो महान कवि हर्षेण था, इसका मंत्री और दरबारी कवि भी था, जिसके आधार पर इसे जो है यह स्वयं जो है वीणा वादक था, अर्थात इसे संगीत से बड़ा लगाव था, यह वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने व संगीत में इसका बड़ा जो है रुचि थी, और इसके संगीत प्रेमी होने का जो प्रमाण है उसकी स्वर्ण मुद्राओं में मिलता है, जिसमें वीणा अंकित है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो है तमाम गुणों का जो है सम्मिश्रण मिलता है। इसने 6 प्रकार के सिक्के चलवाए, जिनमें गरुड़ध्वज अंकित हैं, अप्रतिरथा लिखा हुआ है, व्याघ्र पराक्रमा है, महाराजाधिराज है, अश्वमेघ पराक्रमा है। तो इन सारे उपाधियों को लेकर के इसने जो है कई सिक्के चलवाए। हम देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त की उपाधि में परक्रमांक उपाधि भी देखने को मिल रही है, नेपोलियन है और अप्रतिरथ है, पराक्रम है। तो कहीं न कहीं इसने कई उपाधियां जो है धारण की, अपने सिक्कों में इसका जो है मिलता है। इसके बाद अगर हम कुशल सेनानायक या कुशल शासक की बात करें तो समुद्रगुप्त में कुशल शासक के सभी गुण विद्यमान थे। उसने अपने शासनकाल में एक सुव्यवस्थित शासन प्रबंध की व्यवस्था की थी। शासन सुविधा की दृष्टि से उसने साम्राज्य में भुक्तियों, विषयों और ग्रामों में विभाजित किया था, अर्थात जो प्रशासन था, जो प्रांत थे उसको भुक्तियों में, विषयों में, अर्थात जो प्रांत थे उनको भुक्ति कहा जाता था, विषयों को जिला कहा जाता है, और ग्रामों में, गाँव जो हैं उसको ग्रामों में, अर्थात भुक्ति, विषय, ग्राम, अर्थात प्रांत, जिले और ग्राम के रूप में जो विभाजन किया गया था। उसने स्थानीय सरकारों को आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी, और शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने अनेक मंत्रियों की नियुक्ति की थी। इन मंत्रियों की सहायता से वह जो है अपने शासन प्रशासन को चलाता था और उनसे परामर्श लेता था। लेकिन इन मंत्रियों के अधीन कोई विभाग नहीं रहता था, यह केवल सलाह सहायता के लिए, परामर्श के लिए बनाए गए थे। तो ये हमने देखा कि समुद्रगुप्त जो है एक कुशल सेनानायक, महान प्रकांड पंडित, राजनीतिकार, वीणा वादक, संगीत प्रेमी, विभिन्न गुणों का सम्मिश्रण वाला, साहित्य कला का प्रेमी, उदारता की प्रतिमूर्ति, महान विजेता इत्यादि गुणों से इसे जो है हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद इसके 2 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र रामगुप्त और छोटा जो था वो चंद्रगुप्त के नाम से जाना गया। समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात रामगुप्त शासक बनता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विशाख दत्त के नाटक जो है देवी चंद्रगुप्तम
के अनुसार रामगुप्त समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। रामगुप्त एक अत्यंत ही विलासी, निर्बल एवं भीरू प्रकृति का व्यक्ति था, अर्थात ये भी निकम्मा टाइप का व्यक्ति था, विलासी था, निर्बल, कमज़ोर था। तो इस प्रकार निर्बलता के चलते जो है यह जो है ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया और इसी के काल में शकों का आक्रमण होता है, शक शासकों का आक्रमण होता है गुप्त वंश पर, या यूँ कहें कि रामगुप्त के साम्राज्य पर। और शकों से इसने जो है संधि कर लेता है शकों से, और इन संधि के शर्तों के अनुरूप जो है उसने अपने पत्नी ध्रुवस्वामिनी या ध्रुवदेवी को शक राजा को समर्पित करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह एक निर्बलता का परिचायक है, जिसने अपने पत्नी को किसी राजा के अधीन किया और इन सारे बातों को जानकर इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त, जिसे बाद में विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, सम्मानित होता है, इसे बड़ी ग्लानि होती है और यह अपने भाई से कहता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, और इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है। और चंद्रगुप्त ने ध्रुवस्वामिनी अर्थात अपने भाभी का वेश बनाकर खुद ही जो है शक राजा या शक शासक के खेमे में चला जाता है, अर्थात उसके पास जाता है और शक राजा को मार डालता है। इसके बाद अपने भाई को भी मार देता है। तो अपने भाभी से इसने जो है अपना विवाह करता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि से जाना जाता है, और ध्रुवदेवी से विवाह करने के उपरांत अपना शासन प्रशासन ये जो है संभालता है। तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र, रामगुप्त का छोटा भाई था। रामगुप्त के अयोग्यता, कायरता, विलासी होने के नाते जो है वह लंबे समय तक न चल पाया और अपने पिता के द्वारा प्राप्त शासन को उसने जो है खो दिया, साथ साथ में अपने पत्नी को भी खो दिया और अंत में जाकर अपने प्राण भी इसने खोया, अर्थात जान से भी गया और जहान से भी गया ये। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता के समान ही, समुद्रगुप्त के समान ही एक वीर पराक्रमी धर्मनिष्ठ राजा के रूप में स्थापित हुआ। भारतीय इतिहास में इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अब इसके हम विजयों को क्रमवार चर्चा करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की, कैसे धारण की, इसकी कौन कौन सी उपाधियां हैं, चंद्रगुप्त के कौन कौन से अभिलेख हैं, किस राज्यों से इसने वैवाहिक संबंध बनाए, किसको विजित किया, कौन कौन से सिक्के चलवाए, इसके काल में कौन कौन से यात्री आए। तो इन सारे बातों को हम जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।